नमस्कार प्यारे बच्चों, जय श्री श्याम। मैं अमनदीप आप सभी का आपके अपने चैनल अप टू डेट इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे इन 3 दिन पे हर वीक में आपको शाम 6 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक खूबसूरत क्लास मिलेगी। वो क्लास इस तरीके से होगी कि बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिनिमम टाइम में समराइज करके आपको दिए जाएंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और कंटेंट की क्वालिटी भी उच्चतम होगी। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट भी हाईएस्ट लेवल का होगा। प्यारे बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी सेंटेंस की टाइप्स की। सेंटेंस एक आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उस टाइप को हमने पूरा कर लिया था। उस टाइप का प्रयोग हम इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा करते हैं और उसका हमें बहुत फायदा होता है। आज हम सेंटेंस की उस टाइप के बारे में बात करेंगे जो उसके स्ट्रक्चर के आधार पे होती है और जो आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको बहुत डीप लेके जाती है। आपका वॉइस और नरेशन चैप्टर कंप्लीटली सेंटेंस की इन टाइप्स के आसपास घिरा होता है। तो आप इस बात के लिए अब अच्छे से तैयार हो जाइए कि हमें सेंटेंस की एक तरीके की 5 टाइप्स और भी करनी है। ये आपने सुनी भी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस की टाइप्स क्या क्या होती हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, एक होता है इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आप इनको जब पहली बार देखेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा कि हमें तो पता है इन सारी टाइप्स के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज आप इंटरोगेटिव में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इसलिए अपना पूरा ध्यान इस पूरे वीडियो सेशन पे लगाइए। और इंटरोगेटिव तो एक ऐसी टाइप है जिसको आपने पार पा लिया ना, तो भाई साहब इंग्लिश में बहुत एक अच्छे लेवल के अंडरस्टैंडिंग के प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो जाएंगे। तो ये जो टाइप्स हैं ये कुछ डायरेक्ट एरर और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी आपके पेपर में करवा देती हैं। और इसके अलावा वॉइस और नरेशन, ये तो 2 चैप्टर ऐसे हैं ही जो आपको सीधा सीधा इन टाइप्स के आधार पर ही आपके साथ खेलते हैं। तो चलिए इन टाइप को समझने से पहले क्लोजेस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्लोजेस के बारे में क्या जानेंगे? देखिए, जो क्लोज है ना, उसे एक तो मेन क्लोज कहते हैं, एक कोऑर्डिनेट क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। अब हमने कहा ये क्या है। देखिए, आपके सामने मैंने ये एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस क्या है भाई? राधा इज अ डॉक्टर। तो मेरे भाई ये एक सेंटेंस है और आपको बता दूं कि ये एक सेंटेंस तो है ही, ये एक क्लोज भी है। क्लोज होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक क्लोज कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले में सेंटेंस एक ही है। सेंटेंस क्या है? एक। आपको मैं बता दूं, जहां से शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है वहां तक एक ही सेंटेंस होता है। आपने कहा नहीं सर, इसमें तो 2 छोटे छोटे वाक्य हैं। शी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको मैं बता दूं, ये जो 2 छोटे छोटे वाक्य होते हैं इन्हीं को हम इंग्लिश में क्लोज कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एक सेंटेंस में आपके सामने एक क्लोज भी आ सकता है, एक सेंटेंस में आपके सामने 2 क्लोजेस भी आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाला क्वेश्चन है, ये आपका एक ही सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक। आप इन्हें 2 सेंटेंस नहीं कहेंगे, लेकिन रोहित इज वाइज बट कविता इज फुलिश, ये आपके 2 क्लोज जरूर हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रख लीजिए कि ये 2 आपके क्लोज हैं। अब इसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको क्लोजेस देखने तो आ गए, लेकिन अब उनके नाम सीखने आपको कि मेन क्लोज कौन है, कोऑर्डिनेट कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, क्योंकि इस चीज की पहचान आपकी इस टाइप को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो आइए थोड़ी सी बात और आपको बताते हैं। देखिए, एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक ही क्लोज होता, यदि एक ही क्लोज दिया है तो उसी को मेन क्लोज कहते हैं। क्योंकि किसी भी वाक्य को आप जब तक उसमें एक मेन क्लोज ना लिखें तब तक आप उसे पूरा नहीं मानेंगे। तो यदि एक ही क्लोज है तो उसका नाम मेन क्लोज है, इस बात को बिल्कुल निश्चिंत कर लीजिए। यदि किसी सेंटेंस में 2 क्लोजेस हैं, यानी कि 2 छोटे छोटे वाक्य हैं, तो उसमें एक क्लोज का नाम तो होगा मेन क्लोज और एक क्लोज का नाम होगा अदर क्लोज। अब अदर का नाम कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। यदि 3 क्लोजेस हैं तो भी मेन क्लोज एक ही होगा, और 4 क्लोजेस हैं तो भी मेन क्लोज एक ही होगा। यानी कि 4 क्लोज हैं तो एक मेन क्लोज होगा तो 3 अदर क्लोज होंगे, 3 क्लोज हैं तो एक मेन क्लोज होगा, 2 अदर क्लोज होंगे, 2 क्लोज हैं तो एक मेन क्लोज होगा, एक अदर क्लोज होगा। सीधी सी बात यह हुई
कि मेन क्लोज एक ही रहेगा, चाहे वाक्य में क्लोजेस की संख्या 1 2 3 4 5 7 10 50 कुछ भी है। तो हमने कहा अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेन क्लोज कौन है और ये जो अदर क्लोज है इनका क्या चक्कर है। तो आपको मैं बताता हूं, पहले आप अदर क्लोज की पहचान कर लीजिए। अदर क्लोज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज, एक होते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। दरअसल ये सारी कहानी कंजक्शन से चलती है। इंग्लिश में दो टाइप के कंजक्शन होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, एक ट्रिक होती है फैन बॉयस। तो इससे एक ट्रिक बनता है, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, एस से सो, वाई से येट। तो ऐसे एक ट्रिक बनती है आपकी, ठीक है। यहां पर एक बात अच्छे से देख लीजिए, मैं यहां पर येट लिख देता हूं एक, क्योंकि वो गलती से रिपीट हो गया है। तो यदि इंग्लिश में ये वाले वर्ड दो शब्दों को जोड़ें तो परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन यदि दो क्लोजेस को जोड़ें, ध्यान से देखना भाई कि दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार राम एंड श्याम जुड़ तो ये भी एंड से रहा है, लेकिन ये दो क्लोजेस नहीं है। राम एंड श्याम दो नाउन है। तो आपको मैं बता दूं कि यदि फैन बॉयस वाले वर्ड, फैन बॉयस वाले कंजक्शन दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ रहे हैं। तो यानी कि जिस क्लोज के पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया उसे आप कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरह यदि दो क्लोजेस को जोड़ने का काम जो कंजक्शन कर रहा है वो सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट है। आफ्टर, बिफोर, सिंस, इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हाइल, व्हाई, हाउ, दैट, अनलेस, अनटिल। यदि कोई भी क्लोज अपने पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शन लेके बैठा है तो उसका नाम सबऑर्डिनेट क्लोज है। सामान्य भाषा में कहें कि जैसे यहां पर हमें पहचानना हो तो यहां पर ये तो मेन क्लोज है, क्योंकि एक ही क्लोज है तो वो मेन क्लोज है। और अब यदि इससे नीचे पहचानना हो तो देखिए ये बट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये पीछे वाला हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट क्लोज, ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लोज। और क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये पीछे वाला हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जो बच गया जिसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है तो वो हो जाएगा आपका मेन क्लोज। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको 99% धोखा नहीं देगी। तो हमने कहा हमने ये जानना क्यों है, समझिए बात को। ये जो सेंटेंस की टाइप आप पढ़ने वाले हैं, अब देखिए जब आप सेंटेंस की टाइप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके सामने जो सेंटेंस आपको पहचानना हो उसमें हो सकता है एक क्लोज हो सकता है दो क्लोजेस हो सकता है तीन क्लोजेस हो, कितने भी हो सकते हैं, दो क्लोजेस भी हो सकते हैं, तीन क्लोजेस भी हो सकते हैं और चार क्लोजेस भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब हमने कहा भाई हमें असर्टिव देखना है, तो अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि ये चीज देख के आपको तय करना होता है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन से क्लोज पे नजर बनाएं। तो आपको मैं बता दूं, जब भी आप इनमें से टाइप पहचानना चाहते हैं तो आप सेंटेंस के मेन क्लोज को देखकर ही ये सारी चीजें तय करते हैं। यदि मान लीजिए मेन क्लोज तो कह रहा है कि भाई सेंटेंस की टाइप असर्टिव है और आपका अदर क्लोज कह रहा है कि इंपेरेटिव है, तो अदर क्लोज की बात नहीं माननी है, आपको मेन की ही बात माननी है। तो मैंने आपको ये मेन क्लोज और अदर क्लोज क्यों समझाया, क्योंकि इन सेंटेंस को सेट करने के लिए आपकी जो दृष्टि है वो मेन क्लोज पर बनी रहनी चाहिए, यानी कि सेंटेंस के उस क्लोज पे बनी रहनी चाहिए जिसके पहले सामान्यतः कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है 99.5% तक। जो 0.5% है वो कुछ केसेस हैं जो इंग्लिश में आर्ट ऑफ राइटिंग है, जो चीजों को एक अलग तरीके में ही लिख देती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये रूल विखंडित हो रहा है वहां, लेकिन ऐसा सच्चाई में नहीं होगा। तो चलिए पहली टाइप की शुरुआत करते हैं, असर्टिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, इस बात से शुरू करते हैं हम अपनी बात को। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या है, वीडियो को जितना छोटा रख सकता हूं उसके लिए मैं सारी चीजें पहले से लिख के लाया हूं। अ स्टेटमेंट दैट इज स्टेटेड विद असर्शन, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास के साथ कही जाए, और विश्वास के साथ आप वही बात कह सकते हैं जिसका आपको या तो यस पता हो या नो पता हो। तो यानी कि किसी चीज के यस या नो को बताने को आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यस वाले वाक्य को इंग्लिश में अफर्मेटिव कहते हैं और नो वालों को नेगेटिव कहते हैं। जब हम बच्चों से पूछते हैं सेंटेंस की टाइप क्या है तो वो कह देते हैं एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। बच्चों ऐसा नहीं है, टाइप का नाम असर्टिव है, असर्टिव के सब पार्ट हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव।
तो एक बात आप समझ लीजिए, कई बार परिभाषाओं का कोई महत्व नहीं होता, और असर्टिव सेंटेंस भी एक ऐसी ही चीज है। असर्टिव सेंटेंस में आप बस एक बात समझ लीजिए, यदि आपका जो मेन क्लोज है, जो आपका मेन क्लोज है, उसकी शुरुआत यदि सब्जेक्ट से हो रही हो, उसके बाद वर्ब आएगी और बाकी चीजें आएंगी। बस देखना यह है, यदि सब्जेक्ट से शुरू होकर वाक्य फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है तो ऐसे वाक्य को असर्टिव कहते हैं। मतलब यहां पर परिभाषा का कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं है। ये परिभाषा पढ़ोगे, इसमें यस नो देखोगे, कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने कहा यदि सब्जेक्ट से वाक्य शुरू है और फुल स्टॉप पे खत्म है तो ऐसे में इस वाक्य को हम असर्टिव कहते हैं, इतना काफी है। आपने कहा सर सेंटेंस की 4 टाइप और भी हैं, क्या अन्य किसी भी टाइप की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं होगी? क्या अन्य सारों की शुरुआत फुल स्टॉप पे ही होगी? तो देखिए जब वो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि यदि ऐसा कोई दूसरा वाक्य नहीं है जो सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म हो और वो असर्टिव से अलग कोई टाइप हो। आपको लग सकता है, लेकिन जब आप सारी पढ़ के खत्म कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हल्का फुल्का डिफरेंस सब में होता है। तो जो सब्जेक्ट से शुरू हुआ फुल स्टॉप पे खत्म हुआ वो असर्टिव है। अब इसके 2 भाग हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव में क्या होता है, नोट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इनमें से कराऊंगा, बाकी मैं ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए लेके आता हूं कि आप खुद उसके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। जैसे देखिए ये जो दे है, ये दे आपका सब्जेक्ट है और यहां पर ये फर्स्ट आपका एडवर्ब है और सन ड्राइड आपकी वर्ब है। अब वर्ब के पहले आपका एडवर्ब आ सकता है, तो ये सब्जेक्ट आ गया और लास्ट में इतना लंबा चलने के बाद ये फुल स्टॉप आ गया, तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। अभी यहां पर बात करें व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। देखिए ये एक क्लोज है वन मस्ट डू और ये दूसरा क्लोज है वन मस्ट डू प्रॉपरली। तो ये जो व्हाट है ये एक टाइप से कनेक्टर की भूमिका निभा रहा है, तो आप इसे सब्जेक्ट मानिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दूसरा क्लोज शुरू में आए। ये आर्ट ऑफ राइटिंग है, ये तो आपको आगे चल के सीखनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। जब प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है और लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है तो वो आपका सेंटेंस असर्टिव है। देखिए ये दे है, ये सब्जेक्ट है, ये से है, ये वर्ब है, तो बस सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म। अब ये दूसरा क्लोज है, हमें दूसरे क्लोज से लेना देना नहीं है, ये कंजक्शन की भूमिका निभा रहा है, यहां पर ये दोनों को कनेक्ट करने की भूमिका निभा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, हालांकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है दूसरा, इसको अलग से भी हमें समझाना पड़ेगा, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे हैं तो एकदम से पीक पे नहीं जाएंगे हम। सिंपल सी बात है, देखिए ये दोज है। अभी ये नए नए स्टाइल के वाक्य हैं, मैंने अलग अलग स्टाइल के वाक्य एग्जाम्पल में इसलिए यूज किए हैं ताकि आप ये समझ पाए कि आगे चल के क्या क्या वेरिएशन आपको पढ़नी है। तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अपना क्लोज आता है, दे वर्कड हार्ड, तो ये यहां तक अपना क्लोज हो गया। तो दोज की वर्ब, ये एडवर्ब हो गई सेल्डम, और ये इसकी वर्ब हो गई। तो ये दोज आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। फिर वही बात यहां पर है, द मेन स्किल्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे हिडन है, ये आपका सब्जेक्ट है दूसरे क्लोज का, ये आपका यहां पर द मेन स्किल्स वी सीक टू डेवलप, अब ये आपका यहां तक दूसरा क्लोज है। अब ये मेन स्किल्स की ये वर्ब है इंक्लूड, तो ये आपकी वर्ब, हमें इतना नहीं जाना, हमें तो ये समझना है सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म। असर्टिव के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो इससे आगे की कुछ क्लासेस में हम करने वाले हैं। तो अभी तो आपको बेसिक लेवल पे ध्यान रखना है कि जैसे देखिए ये स्मोक एंड फ्लेम है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये एनगल्फ्ड आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म, तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। ये आपका द पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट मूव में ये आपकी वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट से शुरू वर्ब इसके बाद आ गई, लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ गया, तो ये आपकी असर्टिव टाइप है। द एजेंट आपका सब्जेक्ट हो गया और ये हैड डिस्क्लोज्ड आपकी वर्ब हो गई, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। अभी इसके अंदर बहुत कुछ है देखने का कि ये कंजक्शन है, ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है, लेकिन हमें तो मेन क्लोज में देखना है। ये आपका मेन क्लोज है। अब यहां पर ये एंड के बाद ये नया क्लोज है, द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम, ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है, एंड से शुरू हो रहा है तो आप इसे कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। उसके बाद बिफोर से शुरू हो रहा है तो आप इसे कहेंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये तो अभी पहचानने की बात है, ठीक है। उसके बाद ये भाई जो रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चन है, ये अभी इतने बेसिक लेवल पे हमें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका
असर्टिव सेंटेंस। अब आ जाइए इंटरोगेटिव। अभी आप देखिएगा, मैं आगे एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि सब्जेक्ट से, आपको बेसिक पहचान रखनी है, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म, यस या नो को व्यक्त करेगा, वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। अब आ जाइए सेकंड टाइप पे, इंटरोगेटिव। भाई इंटरोगेटिव ही जबरदस्त है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। इंटरोगेशन मतलब पूछताछ, और पूछताछ में उत्तर मिलेगा भाई, पूछताछ में उत्तर मिलेगा। अब देखिए, आप समझते रहिए, उत्तर सवाल कोई फायदा नहीं है, स्ट्रक्चर समझना है आपको। जैसे आपने देखा कि सब्जेक्ट से शुरू, लास्ट में फुल स्टॉप पे खत्म, वर्ब होनी चाहिए, ये असर्टिव है। तो ऐसे ही इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ही मायने रखता है। इनमें सारा खेल यही है कि वाक्य को लिखना कैसे है, इनकी परिभाषाओं का कोई महत्व नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो इंटरोगेशन है ना, दो टाइप का होता है भाई। दो टाइप का मतलब, देखिए जब आपसे कोई इंटरोगेशन करेगा, मैंने आपसे पूछा कल खाना खाया था, कल दिल्ली गए थे, परसों महाराष्ट्र जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो एक तरीका होता है जब हमारा उत्तर केवल यस या नो में हो, जब हमारा उत्तर यस या नो में हो। एक सवाल तो उस टाइप के होते हैं, और दूसरे सवाल होते हैं कि यस या नो के अलावा होगा उत्तर, या तो एक शब्द होगा या शब्द का समूह होगा। मैंने पूछा कहां जा रहे हो, तुमने कहा दिल्ली जा रहे हैं, तो अब ये चीज आपकी अलग टाइप का सवाल है, और ये चीज आपकी अलग टाइप का सवाल है। ध्यान से सुनिए, जब उत्तर आपका यस या नो में होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सेंटेंस को पढ़ के, किसी सेंटेंस के मेन क्लोज को पढ़ के हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है? तो मैं आपको बताता हूं कि पहला उस सवाल की पहचान कीजिए जिसका उत्तर यस या नो में है। तो ऐसे सवाल क्या होते हैं, पहली टाइप पे आ जाइए। देखिए, जिनका आंसर यस या नो में होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि अब सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, सब्जेक्ट से शुरू होने वाले अलग हैं। तो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब ध्यान से देखिए कि आपके वाक्य के शुरू में, मेन क्लोज में, क्योंकि सारा ध्यान आपको मेन क्लोज पे रखना है, तो मेन क्लोज में सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी बची हुई वर्ब। बची हुई वर्ब में मेन वर्ब हो सकती है, सपोर्टिंग वर्ब हो सकती है। तो जब आपके सब्जेक्ट के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, पीछे बची हुई वर्ब आए, तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। और इस टाइप से बने हुए सवालों का उत्तर यस या नो में होता है। अब बात आई कि सर ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन हो सकते हैं, तो जान लीजिए, इंग्लिश में डू डज डिड हेल्पिंग का काम कर सकते हैं, हैज हैव हैड हेल्पिंग का काम कर सकते हैं, इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग का काम कर सकते हैं। और ये कुछ मॉडल्स हैं, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट यूज टू ऑट टू नीड नॉट डेयर नॉट, तो ये भी, अब ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं, ये 1 2 3 ये नहीं हो सकते मेन वर्ब, ये तो 100% क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है, यदि ये सब्जेक्ट के पहले लिखे हुए हैं और पीछे दूसरी वर्ब लिखी हुई है तो ये पक्का हेल्पिंग वर्ब है। और यदि ये आपके सब्जेक्ट से पहले आए हैं, सब्जेक्ट के पीछे अन्य वर्ब आई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव की वो टाइप है जिसका आंसर यस या नो में होगा। जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं, कैन, कैन मॉडल है, ये वी सब्जेक्ट है आपका, सेंड आपकी मेन वर्ब है, तो ये क्या हो गया कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, क्या हम इसको हवाई रास्ते से भेज सकते हैं, तो उत्तर यस या नो ही होगा। फिर है डू यू अंडरस्टैंड, तो ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, अंडरस्टैंड आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब आपको ध्यान रखना है, ये दूसरा क्लोज है, व्हाट आई मीन, दूसरे क्लोज में नहीं करना है ये सब, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना, ये कतई नहीं करना दूसरे क्लोज में, ये सारा काम आपका मेन क्लोज में होगा। इसलिए मैंने क्लोजेस बताए थे आपको शुरू में ही। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो भैया ध्यान देना कि यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो वो कह रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है, तो हमने कहा हाँ हम समझ पा रहे हैं, या नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हैज समवन मेड, तो ये देखिए समवन आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, क्या किसी ने सारे नेसेसरी अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो उत्तर यस या नो में ही होगा। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, द नॉइज सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है। तो डिड द नॉइज फ्राइटन यू, क्या शोर शराबा आपको डरा रहा है, तो हाँ या ना में उत्तर ही होगा। विल शी, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है। तो डिड शी टेल अस द ट्रूथ, विल शी
विल शी टेल अस द ट्रूथ, क्या वो हमें सारा सच बता देगी? तो यस या नो में ही उत्तर होगा। फिर है डिड एवरीबडी, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया यस या नो वाला। तो ये हो गई आपकी पहली टाइप कि जिन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी बची हुई वर्ब आती है। इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिए कि इज एम आर वॉज वर, ये 5 अक्षर ऐसे होते हैं यदि इनके बाद सब्जेक्ट है और इनके बाद मेन वर्ब भी नहीं है, मतलब वैसे तो वर्ब होनी चाहिए बाकी सारे केसेस में, लेकिन इस केस में यदि यहां पर सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब है तो भी ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और यदि नहीं है, यदि वर्ब नहीं है तो भी ये क्वेश्चन मार्क बनेगा। देखिए ध्यान से समझिए, यदि वर्ब है तो इसे हेल्पिंग कहेंगे, और यदि वर्ब नहीं है तो इसे मेन कहेंगे। तो यदि कोई कहे कि क्या मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आ सकती है, तो वो 5 ही अक्षर हैं, इज एम आर वॉज वर, ये 5 ही अक्षर हैं जो मेन वर्ब होने के बावजूद सब्जेक्ट के पहले आ सकते हैं। आपने कहा इज एम आर वॉज वर तो सर हेल्पिंग ही होता है, नहीं भाई, ध्यान से सुनो, ये मॉडल्स हैं, ये सिर्फ हेल्पिंग होते हैं। और ये जो डू डज डिड हैज हैव हैड इज एम आर वॉज वर हैं, यदि इनके पीछे एक और वर्ब आई है तो ये हेल्पिंग है, और इनके पीछे वर्ब नहीं आई तो ये मेन है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनका आंसर यस या नो में है, ये वाला तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, इसे आप अभी समझने की चेष्टा बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये आपका सारा नेस्तो नाबूद कर देगा। नॉर्मल चीज समझिए कि यदि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है, पीछे बची हुई वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये सब मेन क्लोज में होना चाहिए, किसी अदर क्लोज में ये सब नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसी की दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप क्या है कि जिनका आंसर एक शब्द में होगा या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा। इंटरोगेटिव की दूसरी टाइप, यानी कि टाइप 2, इंटरोगेटिव की टाइप 2 का ए पार्ट बोले तो मतलब ये कि अब आपके सामने एक ऐसा सवाल आएगा जिसका आंसर यस या नो में नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या खाया था तुमने कल, तुम यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते। तुम कल कहां गए थे, तुम लेट क्यों हुए, तो अब तुम उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते। तो अब हमने कहा ठीक है भाई, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं आपके सामने एक चीज बता रहा हूं कि इंटरोगेटिव की दूसरी टाइप की मैं बात कर रहा हूं। इंटरोगेटिव की दूसरी टाइप मतलब कि जिसका उत्तर यस या नो में नहीं है, जिसका आंसर यस या नो में नहीं है, यस या नो में नहीं है, जिसका आंसर यस या नो में नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भैया, अब जिसका आंसर यस या नो में नहीं है वो होते हैं WH वर्ड से शुरू, WH वर्ड से शुरू होते हैं। भैया गजब चीज होगी यहां पर, WH वर्ड से शुरू होते हैं, ऐसे इंटरोगेटिव होते हैं। आपका दिमाग क्या कहता है, आपको यह लगता है कि यदि इंग्लिश के किसी वाक्य में कहीं पर भी WH वर्ड आ जाए तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, WH वर्ड को देखते ही इंटरोगेटिव मानना छोड़ दो, नहीं तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इंटरोगेटिव की दूसरी टाइप मतलब जहां पर आपको आंसर यस या नो में नहीं है, आंसर आपका या तो एक वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो वो वाक्य किससे शुरू होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब इसको आगे पढ़ने से पहले समझिए कि ये भाई साहब 2 टाइप का होता है। कौन, WH वर्ड से शुरू होने वाला सवाल। हमने कहा ये भी 2 टाइप का होता है, जी हां। एक होता है जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता, एक ये है सब्जेक्ट नहीं होता, एक ये टाइप है। और एक होता है जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट होता है, जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट होता है, एक ये टाइप है। मतलब ये क्या है भाई, ठीक है, ये और भी खतरनाक लेवल है। तो ये टाइप आपको अलग पढ़नी पड़ेगी। ये टाइप ए है मतलब WH वर्ड की, और ये टाइप बी है, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए ढांचे कैसे हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। यदि आप क्वेश्चन के प्रति रीडिंग स्किल्स ही नहीं डेवलप कर पाएंगे तो फिर चीजें कहां से करेंगे आप।
ठीक है। और ये बेसिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी ऑफलाइन क्लास में, किसी किताब में इतना डीप आपको मिलेगा नहीं, जहां से आपके इंग्लिश की जड़ें ही मजबूत हो जाएंगी। तो आप ध्यान से देखिए, टाइप 2 का 1 है, और ये ए कौन सा है जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं है। वो क्या है हमें नहीं पता अभी, क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी है कि वो क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट नहीं है? देखो ध्यान से, अभी भी क्या हो रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी और बची हुई वर्ब उसके बाद आएगी, सब्जेक्ट के बाद। तो जब ऐसा हो रहा हो कि जो पहले क्वेश्चन आपने किया था, पहले क्या किया था, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले बची हुई बाद में, जब उसी क्वेश्चन को एज इट इज रखा जाए और WH वर्ड लिख दिया जाए, तो क्योंकि इसका सब्जेक्ट ये है, यदि ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये एडवर्ब भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना है कि भाई एक इंटरोगेटिव ऐसा होता है जो WH वर्ड से शुरू तो हो रहा है, और ये सब मेन क्लोज में होना चाहिए, ये दूसरे क्लोज में नहीं होना चाहिए। मैं ये बार बार कह रहा हूं, दूसरे क्लोज में आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कतई भी नहीं लिख सकते हैं। इस बात को परमानेंट ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी टाइप मेन क्लोज में होती हैं। तो अब हमने कहा भैया कैसे पता चलेगा? देखो, यदि हेल्पिंग वर्ब और बची हुई वर्ब के बीच में कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है तो यही सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वाक्य में सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यदि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो ये पहली वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, नहीं तो ये प्लूरल होगी। तो जैसे इन क्वेश्चंस में देखिए, Why didn't you bring the matter to my notice? अब did क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, और bring क्या है भाई, मेन वर्ब है। तो बीच में आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो यहां पर WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, ये did है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये रिटर्न आपकी मेन वर्ब है, तो बीच में आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट है। फिर देखिए, हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, ये आर वर्ब है, ये पेड वर्ब है, तो बीच में ये सब्जेक्ट है और यू के लिए आर आया है। देखिए, whom does he look for, ये डज है और ये लुक है, तो ये बीच में है जो ये सब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद डिड यू नॉट एग्री, तो ये एग्री जो है ये वर्ब है और डिड वर्ब है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। ये हैव नॉट और ये अलाउड, ये वर्ब है, तो ये बीच में आने वाला ये सब्जेक्ट है। वर दे प्लेइंग, तो वर और प्लेइंग के बीच में आने वाला ये सब्जेक्ट, और यहां पर दे के लिए वर आया है, यहां पर दे के लिए हैव आया है, यहां यू के लिए डिड आया है, यहां ही के लिए डज आया है, यहां यू के लिए आर आया है, यहां ही के लिए डिड आया है, यहां यू के लिए डिड आया है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इस आधार पर केवल वाक्य की पहली वर्ब आपको छेड़नी होती है। ठीक है। दूसरी वर्ब पहली वर्ब को देख के आती है, ये आप आगे पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अब देखिए, इन सारे वाक्यों में सब्जेक्ट कोई और है, तो WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं है। एक टाइप ये होती है, और इस टाइप का आज तो आपको कोई इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, लेकिन जब वॉइस बदलोगे ना दादा, तो इतना डीप जरूरत पड़ेगी इस टाइप की, क्योंकि वॉइस में क्या करना होता है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना होता है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना होता है। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो आप वॉइस का क्वेश्चन छू भी नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो इंटरोगेटिव की दूसरी टाइप क्या होती है, जिसका आंसर तो शब्दों में होगा, लेकिन उसमें क्या है कि WH वर्ड सब आया तो है, लेकिन सब्जेक्ट की भूमिका में नहीं है। और अभी भी क्वेश्चन इसलिए ही बन रहा है, इंग्लिश में इंटरोगेटिव का मतलब आस्क्ड नहीं होता, इंग्लिश में इंटरोगेटिव का मतलब WH वर्ड नहीं होता। इंग्लिश में इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले एक नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, इसी को इंटरोगेटिव कहते हैं। फिर शब्द चाहे कुछ भी यूज किए गए हैं। अब यदि आपका उत्तर यस या नो में है तो WH वर्ड शुरू में नहीं आएगा। यदि आपका उत्तर यस या नो से अलग है, जानकारी है, तो शुरू में WH वर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद भी ये देखना है कि एक टाइप तो है जिसमें WH वर्ड खुद सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, और एक टाइप है जिसमें WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये तो वो टाइप है जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, तो इसके लिए वर्ब भी नहीं आएगी। WH वर्ड के लिए जो सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब आएगी।
और ये वो सारे वर्ड हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, हु, व्हाट, हाउ, ये वो सारे वर्ड हैं जो आया तो है WH वर्ड, लेकिन सब्जेक्ट कोई और है, और जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है आपका, ये इसकी वर्ब है, और इसके लिए फिर यहां पर बची हुई मेन वर्ब है भाई, सीधी सी बात है। तो दूसरी टाइप इंटरोगेटिव की हो गई जब WH वर्ड है तो, लेकिन अभी भी इंटरोगेटिव इसलिए बन रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आई है। फिर आ जाइए अगली बात पे, जिसका आंसर यस या नो में है, और ये टाइप 2, यानी कि अब क्या है, अब WH वर्ड है यहां पर आया है लेकिन वही सब्जेक्ट है। अब WH वर्ड सब्जेक्ट है, ये बात पता कैसे लगेगी हमें, तो ध्यान से सुनिए, आपके शुरू में WH वर्ड आएगा और उसके बाद पूरी की पूरी वर्ब एक साथ आएगी। कभी वर्ब एक शब्द में आती है, कभी 2 में आती है, कभी 3 में आती है, कभी 4 में आती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वर्ब 4 से ज्यादा शब्दों में आए। देखिए, जब एक ही शब्द में वर्ब आती है उसे मेन वर्ब कहते हैं, 2 शब्दों में आती है तो आखिरी मेन, 3 में आती है तो आखिरी मेन, 4 में आती है तो आखिरी मेन। पहली हेल्पिंग होती है जब बचा हुआ हो, और बीच की वर्ब को सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यह बात आपको सीखनी होगी, ये आगे मैं सिखाऊंगा अभी। ध्यान से सुनिए, यदि शुरू में WH वर्ड है, शुरू में क्या है WH वर्ड, और उसके बाद जो वर्ब है वो एक शब्द में है या 2 में है या 3 में है या 4 में है, उसके बीच में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं घुसा हुआ है। यदि नाउन प्रोनाउन घुसा हुआ होता तो वो सब्जेक्ट होता, वो सब्जेक्ट होता तो इसे सब्जेक्ट नहीं बोल सकते थे। तो अब यदि सारी की सारी वर्ब एक साथ है तो ऐसे में सब्जेक्ट इससे पीछे नहीं जा सकता, फिर तो WH वर्ड को ही सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट बन जाए, एक इंटरोगेटिव की टाइप ये है, और इसमें याद रखिए अब WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट बन गया तो ये रूल तो इंग्लिश में हर वाक्य में लगेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ये तो हर जगह लगेगा। तो यदि WH वर्ड ही सब्जेक्ट है तो आपको पता करना पड़ेगा WH वर्ड सिंगुलर होते हैं या प्लूरल। तो हमेशा याद रखिए कि WH वर्ड 100% क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसको एग्जांपल्स में देखिए, हु हैड लाफ्ड एट यू, देखिए 2 शब्दों में वर्ब है, हैड लाफ्ड, तो ये हेल्पिंग हुई, ये मेन हुई, तो यहां पर क्या आ गया, ये हु आपका सब्जेक्ट है। देखिए ही इज सिंगिंग, ये हेल्पिंग हुई, ये मेन हुई, तो हु क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और क्योंकि WH वर्ड सब्जेक्ट है तो इज इसलिए आया क्योंकि WH वर्ड जब भी सब्जेक्ट होता है तो वो सिंगुलर होता है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बनकर पूछा गया है। फिर देखिए हु गेव यू परमिशन, अब एक ही शब्द में वर्ब है, एक ही शब्द में वर्ब है तो ये हु सब्जेक्ट माना जाएगा। हु टॉट यू, फिर से एक शब्द में वर्ब है, तो एक शब्द में वर्ब होती है तो मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब है तो ये सब्जेक्ट माना जाएगा। ये 2 शब्दों में वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है क्योंकि बीच में कोई वर्ब नहीं है। ये एक शब्द में वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है, ये एक शब्द में वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है, एक शब्द में वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है। इन सब में WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया है, और सामान्यतः हु, व्हाट और विच यही वर्ड है जो WH वर्ड के रूप में सब्जेक्ट का काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए इंटरोगेटिव यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसका उत्तर यस या नो में है, उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बची हुई वर्ब आएगी। और यदि WH वर्ड से स्टार्ट है तो वो 2 टाइप का होता है, एक जिसमें WH वर्ड ही सब्जेक्ट है और एक जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखिए, ये हु आर यू, इसमें आप ये ना जान लें कि भैया ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ना। देखिए जब इज एम आर वोज वर्ब होती है ना, आपको मैं बता दूं इज एम आर वोज वर्ब यदि यही मेन वर्ब है तो आपको मैं बता दूं कि आपका सब्जेक्ट यही वाला माना जाएगा, तो यू आपका सब्जेक्ट है। ये तो यहां कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये आगे चल के सीखेंगे आप। ऐसा नहीं है बच्चों कि आप सब कुछ अभी सीख जाएंगे, लेकिन एक बेस आपका बनना शुरू होगा कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस 3 टाइप का होता है। अब एक बार में भाई 50 मिनट में मेरा लक्ष्य है कि ये पूरी जानकारियां आपको दी जाएं। 50 मिनट में पूरी इंग्लिश की जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं, जितनी दे रहा हूं उसको पकड़ लीजिए आप, स्टेप वाइज सारी जानकारियां आएंगी। आज का थीम टाइप्स को समझाना है तो उसी पे सारा फोकस है। तो ये तीनों टाइप इंटरोगेटिव की हो गई। भाई इंटरोगेटिव को जो इस तरीके से देखना सीख जाएगा वो बेस्ट लेवल पर चीजों में पहुंच जाएगा। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि भाई ये सारा मेन क्लोज में होना चाहिए। मैंने कहा कोई सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें ऐसा कर दें, देखना ध्यान से।
भाई शी आस्क्ड मी, एक क्लोज तो ये हो गया, दूसरा क्लोज हो गया हैड आई नॉट हेल्प्ड हर द प्रीवियस वीक, दो क्लोज हो गए। अब आस्क भी है, बीच में WH वर्ड भी है, हमें तो लगेगा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म, तो ये टाइप असर्टिव है, और असर्टिव टाइप जो है उसमें मेन क्लोज तो है। अब ये अदर क्लोज है, भाई अदर क्लोज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब है, ये बिल्कुल गलत है। आपको पहले आई लिखना पड़ेगा, हेड। मैं सीधा बता रहा हूं आपको, जो मेन क्लोज के साथ जो अदर क्लोज होता है, अदर क्लोज का काम होता है मेन क्लोज के बारे में जानकारी देना। जैसे मेरा काम आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी देना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार मेरे को नाउन चैप्टर नहीं आता, तुम लोग मुझे पढ़ा दो, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिसका काम जानकारी देना है उसका काम सवाल पूछना नहीं है। अब सीधी सी बात है, ठीक है, एक टीचर होके मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपसे सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन सीधी स्पष्ट बात यह है कि ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ये चैप्टर मुझे नहीं आता, ये तुम मुझे पढ़ा दो। तो सीधी बात ये हुई कि मेन क्लोज के साथ जो अदर क्लोज आता है उसका काम होता है मेन क्लोज के बारे में जानकारी देना, और जो जानकारी देता है वो सवाल नहीं पूछता, और जो सवाल नहीं पूछता उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकती। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि बीच में WH वर्ड हो, देखिए ये WH वर्ड है, इसके जस्ट बाद कोई भी वर्ब है उसको काट के इस सब्जेक्ट के बाद लिखिए 100%। कभी भी वाक्य के बीच में जो WH वर्ड है उसके जस्ट बाद वर्ब नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एक अलग चीज है, वो बाद में आपको सिखाई जाएगी, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो गया है। लेकिन सामान्यतः कोई भी सिचुएशन हो, अदर क्लोज में आप सवाल का ढांचा नहीं लिख सकते। खैर टाइप समझ में आ गई होंगी, वो इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो या ना आया हो। आगे बढ़ते हैं और अगली टाइप पे आते हैं। देखिए अगली टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए बिल्कुल क्लियर है, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म असर्टिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू सब्जेक्ट फिर बची हुई वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव जिसका उत्तर यस या नो में है। WH वर्ड से शुरू फिर हेल्पिंग फिर सब्जेक्ट फिर बची हुई वर्ब, ये वो टाइप है जिसमें WH वर्ड आया तो है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है, और ये इंटरोगेटिव की पहली टाइप है जिसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता। फिर अगली टाइप है कि WH वर्ड है फिर पूरी वर्ब है। अब WH वर्ड भाई साहब खुद ही सब्जेक्ट है, तो ये अगली टाइप हो गई। तो तीनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। अब मैं आपको बता दूं, अगली टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, V1 यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों को इंपेरेटिव कहते हैं। यानी कि अब ना तो सब्जेक्ट से शुरू होंगे ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, अब शुरू होंगे वाक्य V1 से। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे सर हमें तो वर्ब के फॉर्म नहीं पता, तो एक काम करो, हिंदी में जिस वर्ड के पीछे ना होता है उसकी इंग्लिश बना दो। जैसे खाना है, खाने की क्या हो जाएगी, ईट। जैसे पीने की, ड्रिंक। पढ़ने की, रीड। खेलने की, प्ले। जाने की, गो। आने की, कम। तो यदि पहला अक्षर ही वाक्य का V1 से शुरू हो रहा है तो ऐसे वाक्य को आप इंपेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसा भी कोई वाक्य होता है सर जिसमें सब्जेक्ट ना हो। देखिए इंपेरेटिव वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो यू होता है, क्योंकि हमारा यूजर सामने होता है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, इसे लिखना नहीं है। यदि आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो वो असर्टिव टाइप हो जाएगी। यदि आप सब्जेक्ट लिख नहीं रहे हैं, V1 से शुरू कर रहे हैं, तो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको पता है कई बार आपको बड़े छोटे छोटे वाक्य कहे जाते हैं, जैसे गेट आउट, जैसे कम इन, जैसे स्टैंड अप, जैसे सिट डाउन। तो आपको लगता है कि ये तो वाक्य है ही नहीं, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, ये गेट जो है ये V1 है, ये जो कम है ये V1 है, ये जो स्टैंड है ये V1 है, ये जो सिट है ये V1 है। जैसे हम कई बार ये भी कहते हैं ना शट अप, तो ये शट बेटा V1 है। तो ये V1 से शुरू होने वाले वाक्य हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य, इन्हें आप इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जब बात इंपेरेटिव की आती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं इंपेरेटिव 3 टाइप का होता है, एक जो V1 से शुरू होता है, एक जो लेट से शुरू होता है, एक जो डू नॉट से शुरू होता है। तो ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक बात समझनी है कि लेट V1 ही है, डू V1 ही है, तो V1 से शुरू होने वाला वाक्य जो है वो आपका इंपेरेटिव होता है। यदि आपका वाक्य, यदि आपका जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज, यदि आपका मेन क्लोज V1 से शुरू हो रहा है,
लेट से शुरू हो रहा है तो वो भी V1 है, अलग मत पढ़ो इसे। डू नॉट से शुरू हो रहा है तो डू भी V1 है। तो V1 से शुरू होने वाला वाक्य इंपेरेटिव होता है। बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात समझ के चलिए। हमें टाइप्स क्लियर करनी है आज। अगली चीजें हम अगली क्लास में बहुत स्पेसिफिकली करेंगे, तो बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ टाइप्स पे केंद्रित रहो। तो अब आ जाइए, देखिए फॉलो, फॉलो मतलब मानना, तो फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये V1 है। प्लीज, अब ये प्लीज विलीज है ना, प्लीज काइंडली, ये ऐसे वर्ड होते हैं, इनको भूल जाओ। शट से वाक्य शुरू है, तो शट द डोर एंड गो टू स्लीप, ये दो इंपेरेटिव वाक्य जुड़े हुए हैं एंड से, तो बिल्कुल ठीक है। शट द डोर एंड गो टू स्लीप। फिर वो कह रहा है कम हेयर, कम मतलब आना, प्लीज को इग्नोर कर दो, गो, गो मतलब जाना। लेट वर्ब होती है, लेट वर्ब होती है, डू वर्ब होती है, डू वर्ब होती है। तो V1 से शुरू होने वाले सारे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन वाक्यों को पढ़िएगा जरूर। यदि मेरे एग्जाम्पल आप पूरे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? V1 से शुरू होने वाला वाक्य आपका इंपेरेटिव होता है। वो घुमा फिरा के, वो देखिए, वो इतना छोटा वाक्य हो सकता है, गेट आउट, कम इन, स्टैंड अप, सिट डाउन, शट अप। लेकिन आप ये भी ना सोचें कि इतने ही छोटे होते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, लेट्स स्टॉप नाउ एंड हैव सम लंच, शैल वी, लेट अस रिमेंबर ऑल दोज हु हैव डाइड इन दिस टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट। कितने भी क्लोज हो, आपको मेन क्लोज देखना, उसकी शुरुआत यदि V1 से है तो वो 100% आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। एक बार इन सारे वाक्यों को पढ़ के देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आगे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव क्या होता है? एक ऐसा वाक्य है जो ब्लेसिंग यानी कि दुआ, दुआ को बताए। एक ऐसा सेंटेंस जो किसी श्राप को बताए, ठीक है। मतलब कोई वाक्य पढ़ के ऐसा लगे कि दुआ दी जा रही है, बद्दुआ दी जा रही है, प्रेयर प्रार्थना की जा रही है, और इच्छा तो इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात आप समझ लेना कि वाक्य को पढ़कर ही पता चलेगा कि वो ऑप्टेटिव है या नहीं, क्योंकि ऑप्टेटिव वाक्य बहुत कम यूज होते हैं इंग्लिश में। लेकिन किसी भी तरीके से कोई विश कर रहे हो आप, कोई दुआ बद्दुआ दे रहे हो, तो वो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर दे रहा हूं, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा, इनका एक जो नॉर्मल पैटर्न होता है ना, वो ये होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अब इंग्लिश में मे क्या है आपको मैं बताता हूं। मे इंग्लिश में मॉडल है, और मॉडल क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब गॉड क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है, और ये क्या है? मेन वर्ब है। तो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यदि आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आई बच्चों, यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आई तो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों, में एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, यदि वो दुआ बद्दुआ को व्यक्त कर रही है तो उसे इंटरोगेटिव ना मान के उसे ऑप्टेटिव ही मानना है। और यहां से मैं छिपाया भी जा सकता है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अभी भी ये वाक्य सही है, अभी भी इसमें दुआ है, अभी भी ये ऑप्टेटिव है। और याद रखिए, गॉड सिंगुलर होता है तो फिर भी आप ब्लेसेस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस लग जाता है। यहां पर मैं बेशक लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर मैं छिपा हुआ है। तो ऐसा होता है बच्चों कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि दुआ बद्दुआ वाला वाक्य है और वो सब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा है तो उसे असर्टिव नहीं मानना है। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि दुआ वाला वाक्य है, बद्दुआ वाला वाक्य है, प्रार्थना वाला वाक्य है, इच्छा वाला वाक्य है, तो ऐसे वाक्य तो पढ़ के ही ऑप्टेटिव होते हैं। और उसके स्ट्रक्चर में बहुत कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर बस मे से शुरू हो सकता है और फुल स्टॉप पे खत्म हो सकता है। मे गॉड ब्लेस यू, तो यहां पर ये मे है, ये गॉड है, ये ब्लेस है। ये वैसे तो इंटेरोगेटिव का ढांचा हो गया, लेकिन दुआ है तो इसलिए ऑप्टेटिव मानेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। फिर देखिए, बेस्ट ऑफ लक विद द इवेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई विश यू ऑल सक्सेस इन लाइफ, आई विश यू अ हैप्पी लाइफ, सेफ एंड प्रोस्पेरस जर्नी, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, मे द ऑलमाइटी हेल्प अस ऑल इन द पेंडेमिक, मे द टीम इंडिया विन द वर्ल्ड कप, हैप्पी जर्नी। तो कोई भी वाक्य जिसमें, भैया ध्यान से समझो, ये पढ़ने से ही पता चलेगा, दुआ बद्दुआ यानी कि श्राप, प्रार्थना या इच्छा, ऐसी कोई भी भावना किसी वाक्य के अंदर जनरेट की गई है तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं बच्चों। इसे आप
ध्यान से पढ़ लेना। इसमें इसी सिर्फ यही है, इसका यूज बहुत बहुत कम होता है, लेकिन यही है जिसको थोड़ा सेंस के बेस पे आपको डिसाइड करना है। या फिर मे वाला फॉर्मेट है, कोई भी दुआ बद्दुआ किसी को दे रहे हो, किसी को अच्छा कह रहे हो, भला कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, ठीक है, वो सारी टाइप आपकी ऑप्टेटिव में आती है। इसके बाद आ जाइए आप, इसके बाद आ जाइए आप अगली टाइप पे, लास्ट एंड फाइनल टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बिल्कुल अलग चीज होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। इंग्लिश में ये जो मैंने नीचे वर्ड लिखे हैं, इन्हें क्या कहते हैं भैया, इंटरजेक्शन कहते हैं। आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इन्हें क्या कहते हैं आप, इंटरजेक्शन कहते हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच का नाम है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इमोशन को शो करने वाले वर्ड। ये तो बिल्कुल इजी टाइप है, इमोशन को शो करने वाले वर्ड, ठीक है। देखिए, यदि आप कोई ऐसा शब्द यूज करते हैं जो अपने आप में यह बताता है कि क्या इमोशन है, जैसे वाउ, ओ, अलास, आउच, हे, या, हेल्प, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल, वंडरफुल, मार्वेलस, ब्रावो, हुर्रे, हुर्रा, वेल डन, ये सारे वो वर्ड हैं मेरे भाई जो एकदम से सडन इमोशन को बताते हैं। बहुत एकदम से खुशी का भाव, एकदम से गम का भाव, सरप्राइज का भाव, मतलब किसी ने किसी हमारे इमोशन को, नॉर्मल हम बैठे हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे हुर्रा मैं नॉर्मल हूं, नहीं यार। जब हम कहते हैं कि अरे वाह भाई मैच जीत गए, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश भाई, तो ये क्या है, इमोशन जनरेट करते हैं। तो इमोशन जनरेट करने वाले वर्ड क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। और यदि आपके सेंटेंस में, यदि मान लीजिए मैंने कहा ओ ही इज डेड, तो देखिए ध्यान से, नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप पे खत्म, असैरेटिव होता है। लेकिन यदि असैरेटिव सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी, असैरेटिव सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी एक इंटरजेक्शन आ जाए, तो उस टाइप को मेरे भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बड़ा सिंपल है। ओ, वाओ, हुर्रा, अलास, इस टाइप के वर्ड हैं जो वो इंटरजेक्शन होते हैं। और इंटरजेक्शन वाला वर्ड कोई भी वाक्य में आ गया तो वो एक्सक्लेमेटरी टाइप है। तो यानी कि ये पांचों टाइप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इनमें आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी की दो ऐसी टाइप हैं, जो एक तो व्हाट से शुरू होती है और एक हाउ से। इसको जरूर समझिएगा। देखिए, हम नॉर्मली कहते हैं, कई बार कहते हैं, जैसे हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो कमेंटर एकदम से कहता है, कमेंटेटर कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। देखिए, जैसे आप समझिए कि भारत पाकिस्तान का एक मैच था जिसमें 18 गेंद पे 48 रन चाहिए थे। वहां विराट कोहली ने, उनका एक प्लेयर था, हैरिस था शायद या राउफ था, जो भी था पाकिस्तान का, उसको लास्ट की 2 बॉल पे 2 छक्के मारे थे। और तब कमेंटर ने कहा व्हाट अ मार्वेलस शॉट, व्हाट अ यूनिक शॉट। तो ये क्या है भाई, ये इमोशन जनरेट हो रहा है एकदम। तो यदि व्हाट से और हाउ से ऐसे वाक्य शुरू हो रहे हैं जो एकदम से हमारे इमोशन को चढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हमने कहा व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट इट वाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, कितना सुंदर है यार ताजमहल। तो यदि आपका इमोशन जनरेट हो रहा है तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। फिर वो सिंपल असैरेटिव प्लस इंटरजेक्शन भी हो सकते हैं, और वो वर्ड से शुरू होके वो इमोशन शो करके एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी ले सकते हैं बाद में। तो ये हुई भाई आपकी इससे अगली टाइप। और ये कुछ वाक्य हैं, देखिए, हमने कहा हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज, कितना प्यारा है सूर्यास्त, व्हाट अ डिलीशियस मील, कितनी स्वादिष्ट मील है, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। देखिए, नॉर्मल वाक्य है, मैंने कहा अरे यार मैं बहुत खुश हूं तुम्हें देख के, तो इमोशन है। आई एम वेरी शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज, तो क्या है भाई, बड़ा सदमा लगा है मुझे, तो वो क्या है, इमोशन यदि जनरेट हो गया तो आप उसे एक्सक्लेमेटरी कह सकते हैं। और इन टाइप्स को पहचानना और इनके ऊपर काम करना, ये सारी चीजें आपके काम आती हैं। तो ये भाई कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। देखिए, हेल्प आई एम ड्राउनिंग, मैं डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ, तो ये क्या है भाई, ये आपका इमोशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स है भाई। देखिए बच्चों, यही चीजें 2-2 घंटे की हैं, 2 घंटे में इनको आराम से पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं कंटेंट ज्यादा दे रहा हूं और मिनिमम टाइम कर रहा हूं, ताकि आपके अंदर जो पेशेंस की कमी है वो भी ना टूटे और आपका काम भी हो जाए। तो ये रही आज की शनिवार की क्लास।
अब अगली क्लास मंडे शाम 6 बजे आएगी। हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर सैटरडे शाम 6 बजे इस चैनल पे एक क्लास आएगी जो इसी तरह पूरी तेजी के साथ आपको कंटेंट कराएगी। डीप लेवल है। एक चीज एक बार बताऊंगा, वीडियो को सेव करके रखिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इनसे बेटर वे में आपको, जो मेरा प्लान है आने वाले 1-1.5 महीने में, इससे बेटर वे में आपको कुछ मिल सकता है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं डालता हूं, वहां से आप कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए। मैं हिसार में दास स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, वो अपना ही इंस्टीट्यूट है, वहां पर हम एसएससी के बच्चों की ऑफलाइन तैयारी कराते हैं। यदि कोई ऑफलाइन आके पढ़ना चाहता है तो हिसार में आ सकता है, भारत में कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह से बच्चे आते ही हैं और अपने आप को रिजल्ट में कन्वर्ट करते ही हैं। ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो दास स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट की हमारी ऐप है, और यदि आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको हर वीक में 3 क्लास जबरदस्त लेवल पे डिलीवर की जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।